Hello students, good morning. I am Dr. Hema Bhasin. I'll take your class of BSc Part 2 Zoology. सेकेंड पेपर में हम यूरिन फॉर्मेशन पे आज डिस्कस करेंगे। यूरिन फॉर्मेशन में सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो किडनी एक मेजर सेक्रेटरी ऑर्गन होता है बॉडी का, जहाँ से फ्लूइड यूरिन के रूप में सेपरेट होता है। और एवरेज यूरिन प्रोडक्शन अगर हम एडल्ट ह्यूमंस में देखें तो वो अराउंड 1 से 2 लीटर पर डे होता है। डिपेंड करता है हाइड्रेशन पे, एक्टिविटी लेवल पे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे। ज़्यादा यूरिन का प्रवाह होना और कम यूरिन का प्रवाह होना दोनों ही मेडिकल अटेंशन मांगते हैं। जनरल प्रोसेस अगर हम देखें यूरिन फॉर्मेशन की तो सामान्यतः 3 स्टेप्स में हम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन को पढ़ते हैं। और यहाँ पे इन निम्नलिखित चरणों को हम देखें तो पहला है फिल्ट्रेशन, जिसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, अति सूक्ष्म या परिनिस्पंदन कहते हैं। दूसरा होता है ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन को हम सेलेक्टिव एब्सॉर्प्शन भी बोलते हैं, जिसको वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं। और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, यानी कि नलिकीय स्रावण। तो सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको परानिस्यंदन बोलते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के द्वारा क्रॉसिंग होती है। यहाँ बोमन्स कैप्सूल से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है और ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में जाता है। तो ये तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन का, जिसको हम सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन बोलते हैं। सोल्यूट्स और वाटर जो होते हैं वो यहाँ फिल्ट्रेट से निकलने के बाद इंटरस्टिशियल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में फिल्टर होते हैं। फिर आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसमें सोल्यूट्स बाहर कलेक्टिंग डक्ट को निकल जाते हैं और वो जो फाइनल फिल्ट्रेट निकलता है उसको हम यूरिन कहते हैं। चलिए अब हम एक एक स्टेप को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। लार्ज नंबर ऑफ ब्लड, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है अराउंड से अप्रोक्सीमेटली 1 लीटर पर मिनट, वो किडनी में से प्रवाहित होता है रेस्ट के टाइम। नाउ ये जो फिल्ट्रेशन होता है ये ग्लोमेरुलस की सेमी परमेबल वॉल के थ्रू होता है और बोमन्स कैप्सूल के थ्रू होता है। ग्लोमेरुलस हमने देखा था एक टफ्ट या नॉट ऑफ कैपिलरीज है जो कि बोमन्स कैप्सूल के अंदर होती है। नाउ प्रत्येक ग्लोमेरुलस में वी हैव सीन कि उनमें एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड आता है और इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू ब्लड डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो इफरेंट आर्टरियोल हैं ये एफरेंट आर्टरियोल से छोटी होती हैं, इसलिए ये इनमें एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है ब्लड फ्लो का आउट ऑफ द ग्लोमेरुलाई। अगर हम देखें तो यहाँ पे दो तरह से प्रेशर होता है, एक होता है कोलॉइडल, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक होता है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब हम समहाउ पूरा इफेक्टिव फिल्ट्रेशन पे देखने के लिए देखें तो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, जिसको हम GHP कहते हैं। ये जो GHP होता है ये अबाउट 70 mm मर्क्यूरी होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। अब ये जो ग्लोमेरुलस के अंदर GHP होता है ये अपोज्ड होता है दो तरह के प्रेशर से। पहला होता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको BCOP कहते हैं, ये 30 mm मर्क्यूरी होता है। और दूसरा होता है CHP, जिसको हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ये होता है 20 mm मर्क्यूरी वुमेन्स कैप्सूल के अंदर। अगर हम इसका नेट फिल्ट्रेशन अगर हम निकालें तो ये जो नेट फिल्ट्रेशन रेट है वो आती है EFP, इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर, 70 minus 30 plus 20, so it comes to be 70 minus 50, that is 20 mm mercury। ये जो 20 mm mercury का दाब है यही परानिस्पंदन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या उत्तरदायी होता है। अब इसको हम एक डायग्राम से समझें तो ये देखिए इस तरह से होता है। यहाँ पे ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है और ये ब्लड वेसल्स हैं। तो ये जो ब्लड वेसल से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है
वो 70 mm मर्क्यूरी है जो ग्लोमेरुलर कैप्सूल में आ रहा है, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो उसको अपोज कर रहा है वो 20 mm मर्क्यूरी है। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर जो अपोज कर रहा है वो 30 mm मर्क्यूरी है। तो अब जब हम इनको पूरे को इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर देखें तो GHP that is glomerular hydrostatic pressure comes to be 70 mm mercury, जो कि नैरो इफरेंट आर्ट्रियोल की वजह से है। ये मेन ड्राइविंग फोर्स है जो ग्लोमेरुलाई से फ्लूइड को बाहर की ओर लेके जाएगा। जो BCOP है जिसको हमने ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कहा, 30 mm मर्क्यूरी, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स के कारण होता है। और ऐसे ही CHP जो है जिसको हम कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, ये बोमन कैप्सूल में पहले से ही जो प्री ऑक्यूपाइड फ्लूइड है उसका प्रेशर होता है। तो ये दोनों इसको अपोज करते हैं इस प्रेशर को, और ये जो एक्सर्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, उसकी वजह से ये इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारे पास रह जाता है 20 mm मर्क्यूरी। सो अब क्या होता है, जो लो मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। तो जितने भी लोअर मॉलिक्यूलर वेट के सब्सटेंसेस होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं ब्लड से बोमन्स कैप्सूल में, क्योंकि इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है, यानी कि पानी, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, टॉक्सिन्स एक्सेट्रा। अब ये जो कंटेंट्स होते हैं ब्लड में, क्या क्या कंटेंट्स हैं? RBC होता है, रेड ब्लड कार्पसूल्स होते हैं, वाइट ब्लड कार्पसूल्स होते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। ये जो कंटेंट्स हैं ब्लड में, इनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है। अब इनका मॉलिक्यूलर वेट चूंकि ज्यादा होता है इसलिए ये ग्लोमेरुलस से नहीं निकलते हैं। So they do not leave the glomerulus as they are unable to pass through this semi-permeable membrane. उस semi-permeable membrane में से कौन कौन से substances निकलेंगे? वो substances निकलेंगे जिनका molecular weight कम होगा, और इनका क्योंकि molecular weight ज़्यादा होता है तो ये इस semi-permeable membrane को पास थ्रू नहीं कर पाते। तो इस तरह से तो जो फ्लूइड होता है जिसको हम नेफ्रिक या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं वो प्रोड्यूस हो जाता है, और वो नेक्स्ट स्टेप की ओर अग्रसित होते हैं हम। अब नेक्स्ट स्टेप आता है सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन का। सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में जो एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के, वो रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं बॉडी के अंदर ड्यूरिंग देयर पैसेज थ्रू द किडनी ट्यूब्यूल्स, जिसमें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के आवश्यक कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो किडनी ट्यूब्यूल से गुजरते हुए बॉडी में रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट होता है, मतलब इसलिए भी हम इसको पहचानते हैं क्योंकि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस और ब्लड की क्षारता इसमें मेंटेन रहती है। अब अगर हम नेफ्रिक और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को देखें तो ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर कलेक्ट हो गया। जब ये बोमन्स कैप्सूल के अंदर कलेक्ट हो गया तो ये प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकला, जैसे हमने कहा था उसके अंदर ब्रश बॉर्डर था। जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से निकला वो वहाँ पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट थे जो कि इस उसके सरफेस एरिया को बढ़ा रहे थे। देयरफॉर दे ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ दैट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, जो कि अब वहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट आ जाएगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा ATP के फॉर्म में, जिससे कि उन कुछ सब्सटेंसेस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सके। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जब वो सॉल्यूशन में होते हैं दे बिकम आयनाइज्ड। NaCl जो होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और पानी, ये
ट्यूबुलर ल्यूमन से इपिथेलियल सेल्स में पैसिवली डिफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही सोडियम, अमीनो एसिड, ग्लूकोज ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में। जो क्लोराइड होता है वो पैसिवली डिफ्यूजन के द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो होता है वो मूव कर जाता है। सो क्लोराइड मूव्स पैसिवली बाय डिफ्यूजन विद द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होता है। Now the materials reabsorbed by the proximal tubule are returned to the blood by peritubular capillaries, यानी कि proximal tubule के द्वारा reabsorbed पदार्थ पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के द्वारा ब्लड में वापस आ जाते हैं। सो ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो फिल्ट्रेट है ट्यूब्यूल के अंदर और ये ब्लड कैपिलरीज है। जो ट्यूब्यूल से ब्लड की तरफ जा रहे हैं ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है और ब्लड से फिर सिक्रीशन हो रहा है ब्लड ट्यूब्यूल के अंदर, तो इन पदार्थों का हो रहा है। इस तरह से ये सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है नेफ्रॉन के अंदर। अलग अलग जो वेरियस सोल्यूट्स होते हैं वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं और ब्लड में रिटर्नेबल होते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। A great deal of water follows them by osmosis to maintain osmotic equilibrium. एक नॉर्मल एडल्ट में 0.20 ml ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एक मिनट में फॉर्म होता है बोमन्स कैप्सूल के अंदर, जो कि 200 ml पर आवर वर्कआउट करता है। 55 ml is put out in the urine in an hour, एक घंटे में, और रेस्ट जो होता है वो किडनी ट्यूब्यूल के द्वारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है। सो अबाउट 80% ऑफ वाटर जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के द्वारा रीएब्सॉर्ब हो जाता है। ये जो फ्रैक्शन है ये ऑब्लिगेटरी वाटर रीएब्सॉर्प्शन कहलाता है, जिसको हम पैसिव प्रोसेस भी कहते हैं। ये देखिए इस तरह से ये बोमन्स कैप्सूल में ये अंदर ग्लोमेरुलस है, यहाँ पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया तो सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन शुरू हुआ। सारी शुगर्स मोस्टली सॉल्ट्स और सम वाटर यहाँ पे रीअब्सॉर्ब हो जाता है। फिर उसके बाद ये आगे की कंटिन्यूटी होती है जिसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब थ्रेशोल्ड सब्सटेंस क्या होता है? कुछ कंस्टिट्यूएंट्स नेफ्रिक फिल्ट्रेट के जो होते हैं वो कंप्लीटली रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं उन ट्यूब्यूल्स के द्वारा, जब वो उनकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में नॉर्मल रेंज में होती है और वो यूरिन में वापस अपीयर नहीं होते जब तक कि उनका प्लाज्मा लेवल बढ़ नहीं जाता। तो इस तरह के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस कौन से होते हैं? द सब्सटेंसेस नेसेसरी टू द बॉडी विच आर रीएब्सॉर्ब्ड वेरी एफिशिएंटली। वो सब्सटेंसेस जो नेसेसरी होते हैं बॉडी के लिए और जल्दी से रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, कीटो एसिड, विटामिन सी और कुछ लवण सॉल्ट्स। ऐसे ही कुछ होते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, वो सब्सटेंसेस जो रीअब्सॉर्ब नहीं होते, जो एक्सक्रीट आउट ही होंगे, जैसे क्रिएटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड और सल्फेट्स। और फिर तीसरे होते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ये लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस इन दोनों के बीच की स्थिति होती है जो कि धीरे धीरे एब्सॉर्ब हो जाते हैं। सो इस तरह से तीन तरह के थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस होते हैं: हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस और नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। सो ये देखिए ये ग्लोमेरुलस में आए इफ्रेंट आर्ट्रियोल से और ये एफरेंट आर्ट्रियोल दिखाई दे रहा है। ये बोमन्स कैप्सूल दिखाई दे रहा है, रीनल कैप्सूल जो प्रोडक्शन होता है यहाँ पे फिल्ट्रेट का। ये जो हम एरो दिखा रहे हैं यहाँ से ये फिल्ट्रेट निकल के बाहर गया। ये जैसे ही फिल्ट्रेट यहाँ बाहर निकल के आया ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला गया, यानी कि यहाँ पे पानी, आयन और अन्य न्यूट्रिएंट्स का
एब्जॉर्प्शन हो जाता है, रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। फिर जब रीएब्जॉर्प्शन हो गया उसके बाद ये और नीचे ट्यूब्यूल में गए तो ये नीचे की तरफ फिर हेनलेज लूप में चले जाएंगे। ये रीनल ट्यूब्यूल्स में जब आता है तब यहाँ पे फर्दर रीएब्जॉर्प्शन होता है पानी का और सोडियम और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी तरह से जब ये यहाँ से वापस डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ जाता है, जो बाद में डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है जिसके अंदर ब्रश बॉर्डर्स नहीं है, इनमें सिक्रीशन होता है आयंस, एसिड और ड्रग्स और टॉक्सिन्स का। वेरिएबल रीअब्जॉर्प्शन होता है पानी का, सोडियम आयन और कैल्शियम आयंस नॉर्मल हार्मोनल कंट्रोल में रहते हैं। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट में इस सारे रीअब्जॉर्प्शन के बाद ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ये रीअब्जॉर्प्शन हो गया, ये रीअब्जॉर्प्शन के बाद जितना नीला कलर का भाग दिया हमने वो पानी, येलो कलर हम जहाँ भी दिखा रहे हैं वो सोल्यूट्स हैं और ग्रीन कलर हमने जहाँ दिखाया वो फिल्ट्रेट है जो यहाँ से आया ग्लोमेरुलस से। और जितने भी हम सारे सिक्रीशंस और एब्जॉर्प्शन देख रहे हैं बाकी का सारा पानी का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और इस तरह से ये कलेक्टिंग डक्ट में सारे एब्जॉर्प्शन के बाद यहाँ आ जाता है। यहाँ आने के बाद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब होता है और सिक्रीशन सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट आयंस का यहाँ से होता है और ये डिलीवरी हो जाती है यूरिन की। अब आता है ट्यूबुलर सिक्रीशन या ऑगमेंटेशन जिसको हम कहते हैं। ये वो प्रक्रिया है जो कि सपोर्टिंग मैकेनिज्म है विच सप्लीमेंट्स द फिल्ट्रेशन रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म, यानी कि वो प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किडनी सेल्स कुछ और पदार्थों को भी रक्त से उत्सर्जित करती है। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संवर्धन। नाउ जो सेल्स होते हैं ट्यूब्यूल के वो नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस को और फॉरेन मटेरियल को ब्लड से रिमूव कर देते हैं और ये रिमूव करने के बाद ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं ट्यूबुलर ल्यूमेन के अंदर जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। दैट इज इसका मतलब दे आर सिक्रीटेड, यानी कि वो सिक्रीट हो जाते हैं। अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें सब्सटेंसेस का जो ट्यूबुलर एपिथेलियम से सिक्रीट होते हैं वो हैं क्रिएटिनिन, पोटेशियम और हाइड्रोजन आयंस, कुछ ड्रग्स जैसे कि पेनिसिलिन और पैरा अमीनो हिप्यूरिक एसिड जिसको हम PAH कहते हैं। अमोनिया पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ये इसका पूरा सिस्टम जो अभी हमने देखा दो डायग्राम्स में। अब अगर हम वापस देखें तो रेड से जितने भी मार्क हो रहे हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट को दिखा रहे हैं और ब्लू से जितना भी मार्क हो रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट को दिखा रहा है। सो पहले में फिल्ट्रेट यहाँ से आया और ये फिल्ट्रेट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से हेनलेज लूप में चला गया। सो एंटरिंग द नेफ्रॉन लूप इज आइसोस्मैटिक टू बोथ ब्लड प्लाज्मा एंड कॉर्टिकल इंटरस्टिशियल फ्लूइड। फिर ये पानी नीचे की तरफ गया जो फिल्ट्रेट से निकल के आया था और ये और ज़्यादा एब्सॉर्ब हो गया और फिर ये नेफ्रॉन लूप से हेनलेज लूप से निकलता हुआ डिस्टल ट्यूब्यूल की तरफ गया। तो थर्ड में फिल्ट्रेट रीचेस इन द हाईएस्ट कंसंट्रेशन एट द बेंड ऑफ द लूप जहाँ पे बेंड हो रही है लूप, जहाँ पे हेयरपिन लूप बन रहा है। और चौथी स्टेज में सोडियम और क्लोराइड आयंस जो हैं वो फिल्ट्रेट से पम्प्ड आउट हो जाते हैं जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देते हैं। फिर आता है पांचवा स्टेज जब फिल्ट्रेट बिल्कुल डाइल्यूट हो जाता है क्योंकि वो नेफ्रॉन लूप को छोड़ रहा है, जितनी चीजें थी वो सब की सब यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई और फिर वो अब डिस्टल ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट की तरफ चला जाता है तो वो यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अगर हम कॉम्पोजिशन देखें यूरिन की तो इसमें पानी 96% होता है, यूरिया 2% होता है, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड अदर पिगमेंट्स आर 0.3%, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स आर 2%। इसकी जो बैड स्मेल होती है वो यूरिनॉइड की वजह से होती है। पेल येलो कलर का होता है क्योंकि इसके अंदर यूरोक्रोम या यूरोबिलिन पाया जाता है पिगमेंट जो कि हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से बना। फिर आता है एक स्टेज जिसको हम बोलते हैं मिक्चुरेशन।
ये जो पिक्चुरेशन की स्टेज है, ये वो प्रोसेस और टाइम है जिसमें मतलब हम यूँ समझें कि ये यूरिन को रिमूव करने की प्रक्रिया है, यानी कि इट इज़ एन एक्शन ऑफ एम्प्टिंग द ब्लैडर, दैट इज यूरिन पास करने की प्रक्रिया है, जिसकी पेरिस्टाल्टिक वेव्स के द्वारा जो यूरिनरी ब्लैडर में होता है उसकी वेव्स की वजह से जो यूरिन होता है वो यूरेटर्स में ले जाया जाता है. नाउ collection of more than 300 ml of urine in urinary bladder creates pressure on the wall, that is urinary bladder पे, और ये प्रेशर स्टिमुलेट करता है कि यूरिनेशन की डिजायर हो रही है. सो दिस इज अबाउट द यूरिन. अब हम एबनॉर्मल टाइप्स ऑफ यूरिन देखें तो कई कंडीशंस होती हैं जो एबनॉर्मल कंपोनेंट्स एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिन में, और इन सारे एबनॉर्मेलिटीज को अगर हम देखें तो इनके पीछे, हर एक के पीछे URIA सफिक्स लिखा हुआ होगा यूरिया, जैसे प्रोटीनूरिया, ओलिग्यूरिया, ये सब स्टेप्स में देखेंगे तो हम सबके पीछे URIA लिखा हुआ होता है. अब ये कॉमन टाइप के एबनॉर्मल यूरिन के डिजीजेस जो हैं, प्रोटीनूरिया जिसमें कि यूरिन के अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, वो तब होता है जबकि ग्लोमेरुलाई डैमेज हो गई होती है या लीक कर रही होती है. ओलिग्यूरिया एबनॉर्मली कम अमाउंट का यूरिन निकलता है, और वो इसलिए होता है कि या तो किडनी डैमेज हो जाती है या कोई शॉक हो जाता है. फिर आता है पॉलीयूरिया. ये एबनॉर्मली लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिया इसमें एक्सक्रीट आउट होता है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा देखा जाता है. डायस्यूरिया, ये पेनफुल या अनकंफर्टेबल यूरिनेशन होता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन की वजह से होता है. हीमेट्यूरिया, रेड ब्लड सेल्स इसमें निकलने लग जाते हैं यूरिन के साथ, जो कि कोई इंजरी या इन्फेक्शन को दर्शाते हैं. ग्लाइकोसूरिया, जब यूरिन में ग्लूकोज निकलने लग जाता है, वो इसलिए होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स में प्लाज्मा ग्लूकोज अधिक हो जाता है. जब रीएब्सॉर्ब नहीं हो पाता तो वो ट्यूब्यूल से बाहर निकलने लग जाता है. So this is all about urine formation. Thank you.